हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू सुबीरा स्टडी पॉइंट्स। तो फ्रेंड्स, पिछले वीडियो में हमने आप लोगों को बताया था सीटेट का जो परीक्षा पैटर्न है उसमें क्या बदलाव हुए हैं एंड कौन सा नया टॉपिक जोड़ा गया और उसके सिलेबस के बारे में थोड़ी सी चर्चा की थी। और ये भी बताया था कि सीडीपी के पोर्शन में बाल विकास और समावेशी शिक्षा, अधिगम और अध्यापन इन टॉपिक से प्रश्न पूछे जाते हैं। और आज मैंने एक टॉपिक लिया है विकास की अवधारणा तथा अधिगम के साथ उनका संबंध, जो कि पेपर फर्स्ट और सेकंड दोनों में ही पूछा जाता है और यहाँ से काफ़ी क्वेश्चन सीटेट में पूछे जाते हैं। तो इसको अच्छे से समझिएगा थोड़ा। विकास की अवधारणा, तो विकास के अधिगम का जो सिद्धांत है वो रिचर्डसन सीयर्स ने दिया है और उनका मानना था कि विकास और अधिगम में धनात्मक संबंध होता है। तो इसको थोड़ा अच्छे से याद रख लेना कि विकास और अधिगम में कैसा संबंध होता है, तो धनात्मक संबंध होता है। और विकासात्मक कार्य का संप्रत्यय रॉबर्ट एबिंगहॉस्ट ने दिया था। उसके अलावा फ्रेंड्स, बात करते हैं कि विकास क्या होता है। तो विकास किसी भी व्यक्ति में किसी नवीन क्षमता का और आदत या कोई नई आकृति का विकास हो जाना, ये इससे जो परिवर्तन होता है वो विकास कहलाता है। और विकास एक ऐसी प्रक्रिया है जो सतत चलती है तथा जिसमें गुणात्मक एवं परिमाणात्मक परिवर्तन दोनों ही सम्मिलित रहते हैं। मतलब विकास निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, विकास कभी खत्म नहीं होता। मतलब जब तक हम रहेंगे तब तक विकास होता रहेगा। तो विकास जो है वो गर्भावस्था से लेके मृत्यु, मतलब जीवन पर्यंत चलता ही रहता है, मृत्यु तक चलता है। और ये गुणात्मक भी होता है और परिमाणात्मक भी होता है। तो गुणात्मक मतलब कि हमारे अंदर कुछ जो हमारा व्यवहार परिवर्तन होता है, व्यवहारिक परिवर्तन जो हमारे अंदर आते हैं उनको हम गुणात्मक परिवर्तन कहेंगे, मतलब गुणात्मक विकास कहेंगे। और परिमाणात्मक विकास जैसे कि शरीर का बढ़ना, लंबाई का बढ़ना, इस तरीके के जो विकास होते हैं वो परिमाणात्मक विकास कहलाता है। उसके बाद बात करते हैं विकास के प्रकार। तो विकास 4 प्रकार से होता है: फिजिकल डेवलपमेंट, कॉग्निटिव डेवलपमेंट और सोशल डेवलपमेंट एंड इमोशनल डेवलपमेंट। फ्रेंड्स, यहाँ पे फिजिकल डेवलपमेंट से मतलब है शारीरिक विकास, जो कि लंबाई का बढ़ना और वजन का बढ़ना घटना, इस तरीके से जो भी शारीरिक विकास होते हैं, चलना सीखना उठना बैठना, ये भी जो बच्चे का शारीरिक विकास होता है वो आएगा फिजिकल डेवलपमेंट के अंतर्गत। और कॉग्निटिव डेवलपमेंट से मतलब है संज्ञानात्मक विकास, मतलब बौद्धिक क्षमता का विकास, सोचने की क्षमता, तर्क या जो रीजनिंग, मतलब तार्किक क्षमता कैसी है, बौद्धिक विकास पूरी तरीके से, मतलब ये दिमाग से रिलेटेड होता है। उसके बाद सोशल डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट मतलब सामाजिक विकास। तो समाज में किस तरीके से रहना है, किससे क्या बोलना है, किससे किस तरीके से बात करनी है, किसके साथ कैसे उठना बैठना है, इस तरीके का जो डेवलपमेंट होता है वो सामाजिक डेवलपमेंट, मतलब सामाजिक विकास के अंतर्गत आता है। और फिर अगला है इमोशनल डेवलपमेंट। इमोशनल डेवलपमेंट मतलब हमारी जो भावनाएं हैं, भावनाओं का विकास, संवेगों का विकास होना, इस तरीके के जो विकास होता है उसको इमोशनल डेवलपमेंट कहेंगे। उसके बाद फ्रेंड्स, बात कर लेते हैं विकास की कुछ परिभाषाओं पर। तो विकास एक सतत एवं धीमी प्रक्रिया है। जैसा कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी बताया कि विकास जीवन पर्यंत चलता है। तो ये जो कथन है ये है स्किनर का। इन्होंने कहा था कि विकास सतत का मतलब होता है हमेशा चलना, और एक धीमी प्रक्रिया है, मतलब धीरे धीरे विकास होता है। और बालक का विकास वंशानुक्रम एवं वातावरण का गुणनफल है, ये कहा है वुडवर्थ ने। तो इनके हिसाब से मतलब विकास जो है वो वंशानुक्रम एवं वातावरण का गुणनफल है। अगर मतलब जैसे कि कोई बालक है, अगर वंशानुक्रम अच्छा है, मतलब जन्म से वह अच्छा है, उसका बौद्धिक विकास, मतलब जो बौद्धिक क्षमता है वो अच्छी है, अगर उसको वातावरण अच्छा नहीं मिलेगा तो फिर उसका विकास सही से नहीं होगा। इसलिए जो विकास है वो वंशानुक्रम एवं वातावरण का गुणनफल है, ये वुडवर्थ ने कहा है। फिर है विकास क्रमिक परिवर्तनों की श्रृंखला है जिसके फलस्वरूप नवीन योग्यताओं एवं विशेषताओं का जन्म होता है, ये हरलॉक ने कहा है।
तो विकास क्रमिक होता है और विकास होगा तो कुछ ना कुछ परिवर्तन आएंगे। तो विकास क्रमिक और परिवर्तनों मतलब क्रमिक परिवर्तनों की श्रृंखला है। तो क्रम से विकास होता जाएगा, जैसे जैसे विकास होगा तो परिवर्तन भी आते जाएंगे। और जब परिवर्तन आने का मतलब है कि फिर कुछ न कुछ नवीन योग्यताएं और विशेषताओं का जन्म होगा। ये कहा है हरलॉक ने। फिर विकास एक अवधारणा से बढ़कर है जिसका निरीक्षण, मूल्यांकन तथा शरीर रचना, अंग विश्लेषण एवं व्यवहारात्मक इन तीनों रूपों में मापन भी किया जा सकता है। ये गेसेल ने कहा है। तो इनका मानना है कि इनका मापन किया जाता है, निरीक्षण किया जा सकता है, मूल्यांकन किया जा सकता है। और ये गेसेल ने कहा है। उसके अलावा एक और परिभाषा है जो कि मुनरो ने दी है। इन्होंने कहा है कि विकास भ्रूणावस्था से वृद्धावस्था तक होने वाले परिवर्तनों का नाम है। तो मुनरो ने कहा है कि जो विकास है वो भ्रूणावस्था से शुरू होके वृद्धावस्था तक जो भी परिवर्तन होते हैं, मतलब विकास होता जाएगा तो परिवर्तन होते जाएंगे। तो भ्रूणावस्था से लेकर वृद्धावस्था तक जो भी परिवर्तन होते हैं उन्हीं परिवर्तनों का नाम विकास है। ये मुनरो ने कहा है। उसके बाद देख लेते हैं वृद्धि एवं विकास में अंतर। तो वृद्धि और विकास में थोड़ा सा डिफरेंट है। वो बड़ा डिफरेंस क्या है इसको हम जान लेते हैं। तो जो वृद्धि है, वृद्धि की दिशा निश्चित नहीं है और विकास की दिशा निश्चित है। मतलब कि जो वृद्धि होती है उसकी दिशा निश्चित नहीं है, क्योंकि वृद्धि कभी कभी कम ज्यादा भी हो सकती है। लेकिन जो विकास है, अगर जो चीज विकसित हो गई है तो फिर वो कम नहीं होगा, उसके आगे ही विकास होगा। तो विकास आगे बढ़ता है, लेकिन वृद्धि में ऐसा नहीं है, उसकी दिशा निश्चित नहीं होती। इसके अलावा वृद्धि कुछ समय के बाद रुक जाती है, जबकि विकास आजीवन चलता है। तो वृद्धि जो है थोड़े समय के बाद रुक जाती है। जैसे हमारा शरीर ही है, कुछ हम लोग मतलब बचपन से पहले बढ़ते रहते हैं, वही 18-19 साल के बाद बढ़ना बंद कर देते हैं, तो वृद्धि रुक जाती है। जबकि हमारा विकास जीवन पर्यंत चलता है, तो विकास आजीवन चलता रहता है। और वृद्धि मात्रात्मक है, जबकि विकास जो है वो गुणात्मक एवं मात्रात्मक दोनों ही है। तो वृद्धि मात्रात्मक से मतलब जो वृद्धि होगी, तो जितनी भी वृद्धि है उसको हम माप सकते हैं, मतलब उसकी मात्रा बता सकते हैं कि कितनी मात्रा में वृद्धि हुई है। और इसके अलावा जो विकास है वो गुणात्मक और एवं मात्रात्मक दोनों होता है। वैसे विकास ज्यादातर गुणात्मक है, लेकिन कुछ चीजें उसकी माप भी सकते हैं। तो विकास गुणात्मक एवं मात्रात्मक दोनों ही है। उसके अलावा वृद्धि का मापन संभव है एंड विकास का मापन संभव नहीं है। और वृद्धि मूर्त होती है एंड विकास अमूर्त, क्योंकि वृद्धि को हम देख सकते हैं कि कितनी वृद्धि हो रही है, किस तरीके की क्या वृद्धि हुई है, इसको देखा जा सकता है, इसलिए वृद्धि मूर्त होती है। जबकि जो विकास है उसको हम इस तरीके से देख नहीं सकते कि किस तरह का विकास हुआ, कैसा विकास हुआ, मतलब उसका मापन नहीं किया जा सकता कि कितनी मात्रा में विकास हुआ। इस तरीके से उसको अमूर्त, विकास को अमूर्त माना जाता है। अगला है विकास के सिद्धांत। तो विकास के कुछ सिद्धांत हैं और इन सिद्धांतों से सीटेट में बहुत ही ज्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। इनको अच्छे से समझ ही लेना, क्योंकि रटने का कोई काम नहीं है सीटेट में, और वहाँ पे जो रटन विद्या है वो काम भी नहीं आती। निरंतरता का सिद्धांत। तो निरंतरता का सिद्धांत से मतलब है कि विकास निरंतर चलता है, कंटिन्यू चलता रहता है। असमान गति का सिद्धांत। असमान गति का सिद्धांत से मतलब है कि विकास एक समान नहीं चलता। ऐसा नहीं है कि जिस गति से आज विकास हो रहा है उसी गति से जीवन पर्यंत भी होगा। तो विकास की जो गति है वो हमेशा समान नहीं रहती। जैसे बालक के विकास में भी समझ सकते हैं कि शैशवावस्था में विकास बहुत तेजी से होता है, उसके बाद बाल्यावस्था में थोड़ा धीमा हो जाता है, और किशोरावस्था में फिर से तेज होता है, और उसके बाद फिर से धीमा हो जाता है। तो विकास की जो गति है वो असमान है, समान गति से हमेशा विकास नहीं होता। फिर है अंतर संबंध का सिद्धांत। तो विकास मतलब अंतर संबंधित भी होता है। उसके बाद विभिन्नता का सिद्धांत। तो विभिन्नता का सिद्धांत से मतलब है कि किन्हीं भी व्यक्तियों में, मतलब कोई भी दो व्यक्ति हों या बालक हों, तो उनमें प्रत्येक बालक में कुछ न कुछ विभिन्नता होती है। जो उनका विकास है,
जरूरी नहीं है कि सेम टाइम पे ही दोनों बोलना सीखें या चलना सीखें। तो विकास भिन्न भिन्न रूप में होगा, मतलब विकास का क्रम तो निश्चित रहेगा लेकिन उनमें विभिन्नता होगी, भिन्नता होगी। उसके बाद है सिरोन्मुखी एंड सिफेलोकाउडल विकास का सिद्धांत। तो सिरोन्मुखी से मतलब है कि जो विकास होता है वो सिर से पैर की तरफ होता है, मतलब पहले सिर का विकास होता है, उसके बाद धड़ का विकास होता है। फिर है समीप से दूर या केंद्र से बाहर की ओर विकास का सिद्धांत। तो समीप से दूर का विकास, इससे मतलब ये है कि पहले पास की चीजें विकसित होती हैं, उसके बाद दूर की। जैसे एक वृक्ष की बात करें, एक पेड़, उसका बीज होता है और उस बीज को लगाएंगे तो पहले उसमें जब वह अंकुरित होगा तो पहले उससे एक तना निकलेगा, फिर उसमें बाद में पत्तियां, टहनियां, इस तरीके से दूर की तरफ विकास होता चला जाता है। और एकीकरण का सिद्धांत। एकीकरण का सिद्धांत से मतलब जब बालक छोटा होता है तो उसे जैसे कुछ भी सामान लेना है तो वो पूरे शरीर का ही यूज करता है। जैसे पूरे शरीर से कुछ चीज उठाने की कोशिश करेगा, पकड़ने की कोशिश करता है। उसको ये नहीं पता होता कि मैं पार्टिकुलर हाथ का यूज करके इस चीज को पकड़ सकता हूँ। तो इसका मतलब इस तरीके से एकीकरण का सिद्धांत मतलब वह पूरे ही शरीर का प्रयोग करता है। और धीरे धीरे जैसे विकास होता जाता है तो फिर वह हाथ का यूज, पैरों का यूज अलग अलग करने लगता है। उसके बाद है वर्तुलाकार विकास का सिद्धांत। तो वर्तुलाकार विकास का सिद्धांत से मतलब कि विकास एक सीधी रेखा में नहीं होता। और वंशानुक्रम एवं वातावरण के गुणनफल का सिद्धांत, ये जैसा कि मैंने अभी समझाया ही था कि विकास जो है वो वंशानुक्रम एवं वातावरण के गुणनफल का परिणाम है, और ये वुडवर्थ ने कहा है। तो वंशानुक्रम, अगर मतलब वंश से कोई बच्चा जन्म से अच्छा है, जन्म से वह मेंटली या शारीरिक रूप से फिट है, तो उसको वातावरण भी अच्छा मिलेगा, तभी उसका विकास अच्छे से होगा। उसके बाद है सामान्य से विशिष्ट का सिद्धांत। तो इसमें भी वही चीज है कि पहले सामान्य थोड़ा सा सरल चीजों का विकास होता है, उसके बाद धीरे धीरे विशिष्ट चीजें विकसित होती हैं। उसके बाद है समान प्रतिदर्श का सिद्धांत, और इसी को नमूने का सिद्धांत भी कहते हैं। तो समान प्रतिदर्श से मतलब है कि कोई बच्चा, जिसने मतलब किसी बच्चे ने मान लो इंडिया में जन्म लिया है और किसी एक बच्चे ने किसी दूसरे देश में जन्म लिया है, तो उनका जो विकास होगा वो समान तरीके से ही होगा। ऐसा नहीं है कि जो भारत में बच्चा जन्म ले रहा है उसका मतलब इस तरीके से विकास हो, पहले शैशवावस्था, फिर बाल्यावस्था, फिर किशोरावस्था। और जो बाहर किसी बच्चे ने विदेश में जन्म लिया तो पहले शैशवावस्था आए, उसके बाद डायरेक्ट किशोरावस्था आ जाए, फिर बाल्यावस्था आए। ऐसा कुछ नहीं होता, मतलब समान तरीके से विकास होता है। फिर है निश्चित क्रम का सिद्धांत। तो इसका भी वही मतलब है कि जो विकास होगा वो निश्चित क्रम में ही होगा। पहले शैशवावस्था आएगी, फिर बाल्यावस्था, उसके बाद किशोरावस्था और फिर प्रौढ़ावस्था, इस तरीके से आगे। और उसके बाद अविलोमिता का सिद्धांत, इसका भी वही मतलब है। अविलोमिता मतलब क्रम उल्टा नहीं होगा, जो विकास है वो एक क्रम में ही होगा। और भविष्यवाणी या पूर्व कथनीयता का सिद्धांत, तो जब उसका क्रम निश्चित है, अविलोमित मतलब विकास उल्टा नहीं हो सकता, तो फिर हम भविष्यवाणी भी कर सकते हैं विकास की, कि विकास इस क्रम में होता है। उसके बाद फ्रेंड्स है विकास को प्रभावित करने वाले कारक। तो कौन कौन से कारक हैं जो विकास को प्रभावित करते हैं? आयु, लिंग, पोषण, वंशानुक्रम, वातावरण, प्रजाति, वृद्धि, ग्रहण शक्ति, अधिगम, विद्यालय, शिक्षक और सहपाठी। तो आयु जो है वो भी विकास को प्रभावित करती है, क्योंकि आयु मतलब उम्र का भी प्रभाव पड़ता है विकास में। हर एक उम्र में हर एक चीज नहीं सीखी जा सकती, तो उम्र भी विकास को प्रभावित करती है। जिस तरह की जिसकी एज होगी वो उसी तरीके से सीखेगा, उसी तरीके से उसका विकास होगा। एंड लिंग का भी प्रभाव पड़ता है विकास पर। पोषण, तो अगर बच्चे का पोषण अच्छा होगा, खान पान, तो वह शारीरिक रूप से फिट रहेगा, और जब शरीर फिट होगा तो मस्तिष्क भी सही रहता है, तो उसका भी प्रभाव विकास पर पड़ता है। वंशानुक्रम, वंशानुक्रम का प्रभाव इस तरीके से पड़ता है कि कुछ चीजें उसे मतलब
जन्म से ही मिली होती हैं, जन्म से उसकी बौद्धिक क्षमता किस तरीके की है, तो वंशानुक्रम मतलब वंश से कुछ चीज़ें अच्छी मिली हैं, इसमें जीन का प्रभाव होता है, और फिर उसे वातावरण भी अच्छा मिल जाए तो उसका अच्छे से विकास होता है। प्रजाति का भी प्रभाव पड़ता है, और बुद्धि, तो बुद्धि का भी प्रभाव पड़ता है विकास पर, क्योंकि सभी की जो बुद्धि है, बौद्धिक क्षमता, वो एक जैसी नहीं होती। तो जिसकी जैसी बौद्धिक क्षमता होगी उसका उसी तरीके से विकास होगा। ग्रहण शक्ति, तो ग्रहण शक्ति भी किसी की कम किसी की ज़्यादा होती है, तो जिसकी जैसी ग्रहण शक्ति होगी उसी तरीके से उसका विकास होगा। अधिगम की क्षमता जिसके अंदर जैसी होगी उसका उस तरीके से विकास होगा। विद्यालय का भी प्रभाव विकास पर पड़ता है, क्योंकि विद्यालय जब बच्चा जाता है तो वहाँ का माहौल कैसा है, किस तरीके, और शिक्षक और सहपाठी, तो विद्यालय का जैसा माहौल होगा, वहाँ के शिक्षक किस तरीके से बच्चे के साथ व्यवहार करते हैं और सहपाठी कैसे हैं, उसी तरीके से बालक का विकास होता है। उसके बाद विकास के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तन, जो कि हरलॉक जी ने बताए हैं। और जो हरलॉक हैं वो एक लेडीज है। एक बार शादी एक क्वेश्चन भी पूछा गया था कि हरलॉक महिला मनोवैज्ञानिक है या पुरुष, तो ये महिला है। इन्होंने बताया कि नवीन आदतों एवं आकृतियों का जन्म, तो जब विकास होता है तो हमारे अंदर नई आदतों और आकृतियों का जन्म होता है। जब बच्चा जन्म लेता है तो जन्म से ही वह मुस्कुराना और या बोलना सब कुछ सीख के नहीं आता, तो जैसे जैसे उसकी उम्र बढ़ती है तो मुस्कुराना सीखता है, बोलना सीखता है, और नई आकृतियों का जन्म लेना, मतलब जन्म से ही जो बच्चे के मुंह में दांत, जो दूध के दांत होते हैं वो नहीं होते, तो बाद में कुछ नई आकृतियों का भी जन्म होता है। तो इस तरीके से नई आदतों एवं आकृतियों का जन्म। उसके बाद जो सेकेंड पॉइंट है वो है पुरानी आदतों एवं आकृतियों का लोप। तो उन्होंने ये तो बताया ही है कि नवीन आदतों और आकृतियों का जन्म होता है। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा है कि जो पुरानी आदतें हैं और जो पुरानी आकृतियां हैं उनका लोप भी हो जाता है। तो जो पुरानी आदतें, मतलब जब वो बचपन में बच्चा पहले चलना नहीं आता उसको, तो वो घुटनों के बल चलता है, और फिर जब वह चलना सीख जाएगा तो फिर वह घुटनों के बल नहीं चलेगा, तो पुरानी आदतों का लोप हो जाता है। और पुरानी आकृतियां, मतलब जो दूध के दांत हैं वो गिर के नए दांत विकसित हो जाते हैं, तो पुरानी आदत भी गायब हो जाती है और आकृतियों का भी लोप हो जाता है। उसके अलावा अनुपात में परिवर्तन, तो विकास के फलस्वरूप अनुपात में भी परिवर्तन होता है, क्योंकि जब बच्चा एक जन्म लेता है तो पूरे शरीर के अकॉर्डिंग उसके जो सिर का वजन होता है वो ज़्यादा होता है, और फिर लेकिन धीरे धीरे क्या होता है कि सिर का वजन कम और बाकी शरीर का वजन ज़्यादा हो जाता है, उसी क्रम में नहीं रहता। जो जन्म के समय जो सिर और शरीर का अनुपात होता है वो हमेशा नहीं रहता, इसमें परिवर्तन हो जाता है। लंबाई, वजन आदि में परिवर्तन, तो ये तो नॉर्मल सी ही बात है कि जब बच्चा बड़ा होता है धीरे धीरे तो उसकी लंबाई बढ़ती है, वजन बढ़ता है, इसमें परिवर्तन हो जाता है। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं, और मैं आशा करती हूँ कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। वैसे मैंने कोशिश तो काफ़ी की है समझाने की। बाकी चलिए फिर वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। बाय बाय एंड टेक केयर।